वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वक्त मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है। नाला लेक का भी रुख कर लेते हैं। नाला लेक के मुख्तलिफ एरिया, सैदपुर विलेज में 84 मिलीमीटर, PMD सेक्टर H8 में 37 मिलीमीटर, बोकड़ा बड़ा मुश्किल नाम है ये वैसे, 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने पर रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कटारियां पुल पर भी नाला लई में जो है वो पानी का लेवल इस वक्त 10 फीट, और गवाल मंडी का जो मकाम है, गवाल मंडी जो पुल है वहां पर 9 फीट की हद को छू चुका है। जिससे रावलपिंडी अंदरून शहर की अगर बात की जाए या फिर नशेबी इलाके जो है वहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खतरात पर रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अनवार, अस्सलाम वालेकुम। अनवार, क्या सूरत हाल है? पहले तो मौसम के बारे में बताएं और फिर खुदा न खास्ता जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है उसके हवाले से। देखिए, रावलपिंडी शहर में रेन इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई थी। गुज़श्ता रात की जो बारिश थी और या कल पूरे दिन जो बारिश रही है, उसके बाद हमने रावलपिंडी शहर की जो सूरत हाल देखी। वहाँ पे जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं, वासा है, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट है, कंटोनमेंट बोर्ड है, उनकी कारकर्दगी ज़िले इंतज़ामिया कह सकती है कि उनकी कारकर्दगी तो आपने देख ली कि क्या रही। पूरा शहर जो नशेबी इलाके थे, हमने देखा कि वहाँ पे कई फीट पानी आ गया था। गलियों में, मोहल्लों में, लोगों के घरों में पानी चला गया था। इसके अलावा 2 अमवात भी हुई है, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसकी बड़ी वजह ये थे कि यहाँ पर जो सीवरेज का जो निज़ाम निकासी आपके लिए कोई मौसर यहाँ पर सिस्टम नहीं है। फंड्स दस्तयाब होते हैं लेकिन उन्हें यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। कल सारा दिन बारिश रही और पूरे शहर में जो बिल्कुल जो नशेबी इलाके थे, सादकाबाद है, इसके अलावा सैदपुर रोड है, तेली मोहल्ला है, टांज बाटा है और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर गलियों के जो मनाजर हमने देखे कि वो दरिया का मंजर पेश कर रहे थे। लोगों की वहाँ पर कीमती गाड़ियाँ खड़ी थी, उसका नुकसान हुआ। लोगों के घरों में पानी चला गया और बहुत सारी ऐसे जो ट्रेड सेंटर्स हैं जिनकी मार्केट्स के बेसमेंट्स में उनका कीमती सामान पड़ा होता है, वहाँ पर पानी चला गया। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आज अलबत्ता यहाँ मौसम अभी तक अबरआलूद है, जो बारिश की पेशगोई तो है, बारिश होगी। आप अमूमन ये होता है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पर जो हंगामी सूरत हाल होती है तो ज़िले इंतज़ामिया हो, वासा हो या रेस्क्यू 112 हो या दीगर अदारे और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो, अमूमन आकर ग्वाल मंडी या कटारिया पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फोटो सेशन के लिए यहाँ पर जरूर होते हैं। मशीनरी भी यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो फुटेज यहाँ पे चल रही है उसमें स्पेशली सादकाबाद का इलाका हो गया, टेंच बाटा का इलाका हो गया या कटारियां का इलाका, वहां पे तो इस तरह लग रहा था कि कश्ती ही चलाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। वीनस वाला माहौल था। लेकिन जो आपने सवाल किया, आपने अभी जो सवाल उठाए हैं, हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं? क्या इनको बारिश में सिर्फ फोटो सेशन याद आ जाता है? बारिश से पहले ये कहाँ पे होते हैं? हुसैन लियाकत भाई, दरअसल अलमिया ये है इस मुल्क का कि जब भी कोई हादसा होता है या इस तरह की गामी सूरत हाल होती है, हमारी इंतज़ामिया भी मुतहरक हो जाती है, हमारे सियासी नुमाइंदे भी मुतहरक हो जाते हैं। कल आपने देखा होगा कि ये पुल, ये ग्वाल मंडी का ये पुल है, काफ़ी मसरूफ़ रहा। यहाँ पे हमारे सियासी नुमाइंदे भी आते रहे, यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी आते रहे, मुख्तलिफ जो महकमों के सरबराहान भी यहाँ पर आकर फोटो सेशन करते रहे। भाई हम अलर्ट खड़े। लेकिन जो आपने सूरत हाल अभी देखी, आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ इलाकों की गलियों मोहल्लों में जिस तरह का आपने पानी देखा वहाँ पर, और वहाँ पर कश्ती नहीं चल सकती थी। कल आपने जो सूरत हाल देखी, क्या ऐसे सैलाबी रेले में कश्ती चलना मुमकिन है? वहाँ आपने देखा कि लोगों की गाड़ियाँ बह रही थी। इसके अलावा लोगों का कीमती सामान था, लोगों के घरों में पानी चला गया था और 2 जानें भी चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर आकर कल नासिर भट्ट साहब जो सेनेटर यहाँ पे इसी मुकाम पर आए, उन्होंने कहा कि जी मौसर इंतजामात से जो रावलपिंडी शहर में किए गए थे, मौसर निकासी आपके बायस नुकसान कम हुआ। अब नुकसानात का जो अजाला तो हो नहीं सकता, लेकिन जो नुकसानात हुए रावलपिंडी शहर में वो वहाँ जाके उन मुतासरीन को हम दिखाएंगे ज़रूर अपनी स्क्रीन पर कि क्या क्या नुकसानात हुए। कल आपने देखा, अब मैं एक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है हुसैन लियाकत भाई, कि यहाँ पर 6 करोड़ पे सालाना फंड दिया जाता है। ज़िले इंतज़ामिया, हुकूमत पंजाब ज़िले इंतज़ामिया को देती है और ज़िले इंतज़ामिया जो वासा को यहाँ पर देता है निकासी आपके लिए, ये नालों की सफाई के लिए, उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ मकामी लोग थे, अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में सिर्फ एक मरतबा देखा कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के लोग आए, यहाँ वासा के लोग आए या रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोग आए, उन्होंने नाले की सफाई की। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे स्पिंडरी जरूर मौजूद है। ये नालों के इतराफ में जितना भी कचरा, अगर कैमरा मैन से मैं कहूँगा कि मुझे दिखाए कि वो सामने आपको एक मशीनरी यहाँ पे नजर आ रही होगी,
होगी, ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए है। यहाँ पे आप मालूम है कि अभी बारिश होगी, यहाँ पे अफसरान आएंगे, बाकी पॉलिटिशियंस आएंगे, मकामी नुमाइंदे आएंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए। और इस मशीनरी जो मशीन लगी है आपको ये शावर, इसके राइट लेफ्ट साइड पे एक आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा। असल में ये नाला जो है इसकी हद वहां पे वो ब्रिज जो ब्लू रंग का आपको नजर आ रहा है वहां तक है। उसके आगे जितना भी ये कचरा पड़ा है ये सारा आप ये कह सकते हैं इन महकमों की, हमारे लेफ्ट साइड उस साइड पे कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है और ये रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का ये एरिया है। यहाँ पे जितना भी कचरा होता है लाकर इन नालों के इतराफ में फेंक दिया जाता है, जिससे ये नाले सुगड़ते जा रहे हैं। ये नाला ये ग्वाल मंडी से आके जाकर स्वाहान तक जाता है और इन नालों के इतराफ में जितना भी शहर का कचरा होता है उठाकर उन्हें किसी एक मखसूस मुकाम पे डंप करने के बजाय यहाँ पे आकर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सारे नाले सुकड़ रहे हैं। चाहे छोटे नाले हों या ये नाला ले जो मर्सी नाला है, यहाँ इसके इतराफ में कचरे के बायस जब तेज बारिश होती है तो बरसाती जो नाले होते हैं और जो पानी का जो रेला होता है मुख्तलिफ आबादियों में चला जाता है, जिससे ज्यादा नुकसान होते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि महकमों की मुकम्मल तौर पर यह गफलत है। बिलखसूस जो वासा उसका ये काम है कि रावलपिंडी के जो सैनिटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अनवार, आपने बड़े खूब अंदाज में तमाम तर एरिया को भी आइडेंटिफाई किया, कौन सा एरिया वेस्ट में है, कौन सा एरिया दूसरे महकमे का है। लेकिन डेफिनेटली ये हमारे जो महकमे हैं उनकी नाअहली है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब बाचा खान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। बाचा खान यूनिवर्सिटी पेशावर के मोहम्मद अली खान ने मुल्क की तारीख में एक नया संग मील उबूर कर लिया। उन्होंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की। बिल्कुल जी, और ये वैसे पहली बार हुआ कि किसी ने बाचा खान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पूरे मुल्क में टॉप किया हो, या फिर मोहम्मद अली खान ने ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और फिर पूरे पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। उनकी मेहनत, अज़्म और लगन ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है जिस पर ओबियसली हर कोई नहीं पहुंच सकता है। और ये काबिल तारीफ़ है उनका, ये उनकी काबिलियत के मोतरफ़ हैं अभी हम लोग इस वक्त, और इस कामयाबी पर उनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं। बाचा खान यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स हैं, मकामी कम्युनिटी है, उन सब ने मिलकर ही उनको सेलिब्रेट किया है, इनकी इस आज़ादी कह रही हूँ, उनकी कामयाबी को और इनकी इसका शानदार कामयाबी को, बल्कि सराहना बनता भी है। और एबीएन न्यूज़ की जानिब से भी हम उनको सराहते भी हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और मोहम्मद अली ऐवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपने एक ज़बरदस्त कारनामा दिया। इससे पहले हम देखते थे खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हमारे पास आए, लेकिन आपने तो पूरे पाकिस्तान को बीट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम, सबसे पहले मैंने आपका सारा सुना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। एंड जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नाम खैबर पख्तूनख्वा का नाम सबसे पहले हम सुनते आते थे कि टेररिज्म के हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद जब से हमारे मुल्क की तरक्की के ऊपर गामजन हुआ है तो खैबर पख्तूनख्वा वो अब वाहिद सूबा बन चुका है जो पूरे मुल्क के अंदर अब बीट करता है। ठीक है, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो। इसी तरह मुझे भी खैबर पख्तूनख्वा से ये मौका मिला कि मैं भी खैबर पख्तूनख्वा से अपनी तालीम हासिल करूं और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। अच्छा, ये भी बताइएगा आपने तैयारी कितने अरसे में की, कैसे की, और क्या टाइमिंग्स हुआ करती थी आपकी, कैसे चीज़ों को मैनेज किया करते थे, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो कुछ सबक हासिल कर सकें। सब तैयारी जो हमारा जो ओल्ड सिलेबस, ओल्ड स्कूल थॉट्स होता है कि जी एक जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे होते हैं, जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता था। बेसिकली मैं अपने बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरी जो तमाम एजुकेशन स्कूलिंग है वो बीकन अस्करी स्कूल मलीर कराची से, कॉलेज भी मेरा कराची से है। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन मैंने इस्लामाबाद से हासिल की और मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी किया हुआ है। मैं मास्टर्स इन सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं जर्मन ज़बान भी बोल लेता हूँ और मैंने जर्मन ज़बान प्रॉपरली नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सीखी है। इसके बाद मैंने मास्टर्स इन इकनॉमिक्स में एडमिशन लिया और इस तैयारी के मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हुई हैं, तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम है कि वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करें। टीचर से सबसे पहले वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करने के बाद वो स्मार्टली स्टडी करें, जितना स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और अपने अल्फाजों को जितना एनालिटिकल रिसर्च के अंदर चेकर के आगे पेश कर सकते हैं। आई थिंक उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई मेरे उस्तादजाओं ने, वो बाचा खान के उस्तादजा थे, उन्होंने हमें पढ़ाया सब कुछ, बट उन्होंने एक बात हमें बताई कि बेटा ऑलवेज डू स्मार्ट स्टडी।
ठीक है। और उसके बाद आपका सवाल था कि जी कितने घंटे पढ़ते थे, तो इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुनिया की मुश्किल डिग्रीज़ में शुमार होती है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपने मुल्क की मईशत को संभालना होता है, ठीक है। सो इसके लिए जो मेरी एवरेज स्टडी होती थी वो 12 घंटे, 13 घंटे और सम टाइम मैं 14 घंटे भी स्टडी करता था। ठीक हो गया आपसे, मतलब मुल्क की जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी अली साहब रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी के हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी मुल्क की इकॉनमी के जो हालात हैं, मैं ऑनरेबल जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनके लिए सबसे एक चीज़ है कि हमारे तमाम ऑनरेबल पॉलिटिशियंस अपनी तरफ से बेस्ट कोशिशें करते हैं मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक इकनॉमिक्स का एक स्टडीज़ और एक्सपीरियंसेस नहीं होते जो दुनिया के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो रहा होता है, ठीक है। मेरी उनसे अरबाब इख्तियार से, हमारे तमाम ऑनरेबल पॉलिटिशियन से एक रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा अपने साथ पॉलिसी मेकिंग के अंदर इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, ताकि हमारा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सके। और हमारा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से एक ही तरीके के निकल सकता है कि अगर हम एटलीस्ट अप टू 10 ईयर्स की इकोनॉमी प्लानिंग करेंगे। आप आज मेरी ये बात नोट कर लें कि आने वाले 10 साल बाद पाकिस्तान के हालात बिल्कुल चेंज होंगे। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं कि हम अगले 6 महीने के लिए हम इकोनॉमी को ऐसे कर लेंगे और उस 6 महीने बाद हम दोबारा रीप्लानिंग करते हैं। जब तक हम अगले 10 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे, लाइक एज एन डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह, यूएस की तरह, दुबई की तरह, तब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। और वैसे भी हमारे, अगर ये तो चले इकोनॉमी की बात हुई अली, एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे तालीम के शोबे में भी बहुत सारे मसाइल हैं। आपको क्या लगता है वो क्या मसाइल है और उनका क्या हल है? देखिए, जो हमारे जो तालीम के शोबे में सबसे पहला मसाइल है वो तो ये है कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक वन करिकुलम सिलेबस मौजूद नहीं है, ठीक है। सिंध के अंदर जो बच्चा मैट्रिक कर रहा है या 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ रहा है, उन हर स्कूल्स के अपने अपने जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमें अपने स्टूडेंट्स को स्मार्टली स्टडी करना सिखाना होगा। जब तक हम उनको स्मार्टली स्टडी और उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं सिखाएंगे, ठीक है, और अगर हम उनको जब तक रटाफिकेशन वाली थ्योरी से हम उनको साइड पे नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क के अंदर से लीडर्स पैदा होने की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो वन करिकुलम की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ना होने के यही मेरा ख्याल है नुकसानात हैं। क्योंकि जिस तरह आपने तो सिंध और केपी की बात की, लेकिन बेकन हाउस में पढ़ने वाले लड़के का और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का IQ लेवल तो मैच ही नहीं कर सकता। बिल्कुल मैच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। गवर्नमेंट देखें, पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट का काम है और प्राइवेट इदारों का काम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अगर हम इस वक्त हमारे जो PTA के जो डोमेन्स हैं, हम उन PTA के डोमेन्स के ऊपर रहते हुए जिस तरह हम चैनल्स को आप ऑपरेट करते हैं, सेम इसी तरह लॉज बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अगर आप पॉलिसी मेकिंग जब तक ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये लॉ नहीं बनाएंगे कि तमाम स्कूल, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, वन करिकुलम सिलेबस नहीं होगा, तब तक कोई भी स्कूल जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा और हमारे मुल्क में से लीडर्स पैदा नहीं होंगे। अच्छा, इसकी भी यही वजह है अली के, ये बताइएगा कि जिस तरह आप टॉपर हैं तो आप अपनी मेहनत से टॉपर हैं, फिर इस तरह हमें इंडिविजुअल्स की तो कहानी मिलती रहेगी, लेकिन एज ए नेशन हम ग्रो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एज अ नेशन हमें ग्रो करने के लिए, हमें वन करिकुलम सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और इसकी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। देखें, जब एक दफ़ा पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो कोई भी इदारा पॉलिसीज और गवर्नमेंट से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो जब एक दफ़ा हमारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, उस पॉलिसीज के बाद आप देखिएगा कि मुल्क की नेशंस हमारे, फिर नेशन का एक दूसरे के साथ मुकाबला होगा, ठीक है। अभी मेरा मुकाबला, मैंने अगर अच्छी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से हासिल की है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, मैंने मल्टीपल डिग्रीज मैंने हासिल की हुई हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने इंडिविजुअली तौर पे मुझे एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर पूरी नेशन होगी तो शायद मेरे साथ और भी लोग खड़े होते जिनका आप इस वक्त इंटरव्यू और उनको ऑनर कर रहे हो। अच्छा, ये भी बताएं कि आपकी जो अपनी फील्ड है, इसमें क्या मसाइल आपको नजर आते हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी फील्ड से ही बैक ऑफ करते हैं, लेकिन आपकी फील्ड में पर्टिकुलरली? देखिए, हमारी फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली ये है कि हमारी फील्ड के अंदर सबसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये है कि हमारी फील्ड के अंदर जितने भी लोग इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करते हैं वो डायरेक्टली अब्रॉड चले जाते हैं। इसका बहुत ब्रॉड स्कोप है और इसकी एक हाईली और हैंडसम सैलरी पे की जाती है अब्रॉड के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर
हमारे पास इसकी सैलरीज इतनी अच्छी पे नहीं की जाती, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि ये मुल्की मईशत का मामला होता है, तो कोई भी मुल्क अच्छे माहिर मईशत को ड्रॉप आउट नहीं करता, ठीक है। हमारे मुल्क की फील्ड को बेहतर बनाने के लिए, इकनॉमिक्स की फील्ड को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, और जो भी इकोनॉमिस्ट बनकर मुल्क से डिस्चार्ज हो, उसको फौरी तौर पर को गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो एटलीस्ट 1 साल या 2 साल मुल्क की मईशत के अंदर अपना रोल अदा करे, ठीक है, ताकि हमारी मुल्की मईशत जो है वो स्टेबलाइज्ड हो सके। ठीक। अच्छा अली, ये बताइएगा कि आपके क्या इरादे हैं इन फ्यूचर? क्या आप इसी सब्जेक्ट में पीएचडी की तरफ जा रहे हैं या फिर आप अब अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं सर्व करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं स्टडी भी करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सबसे पहले तो हाईली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मुझे ऑनर किया जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि बिल्कुल मैं पीएचडी के लिए यूएस ट्रैवल करना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। एंड थर्डली जो सबसे मेरा मेन पॉइंट है कि मैं ये आज आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बात बताता चलूँ कि मैं इस इकॉनमिक्स की डिग्री को किसी भी मुल्क को फ़ायदा नहीं दूंगा माँ सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर मैं एज अ नेशन, क्योंकि मुझे बचपन में मेरे स्कूल, हमारे डायरेक्टर सर होते थे ब्रिगेडियर दिलशाद हुसैन मलिक, उन्होंने हमें एक ही चीज़ हमें बताई थी कि आज का जो बच्चा है वो आने वाले 15 साल बाद मुल्क का लीडर है और मुल्क की कमांड आप लोगों ने संभालनी है। अगर मैं एज अ नेशन के तौर के ऊपर मैं सिर्फ चंद पैसों को देखते हुए मैं अपने मुल्क को छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर मेरे मुल्क में आने वाली नस्ल का क्या होगा? तो ऐसा तो मेरा मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, ठीक है। मैं दुनिया में जहाँ पे भी पढ़ूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहता हूँ ताकि मेरी आने वाली नस्ल 15 साल बाद उसको वो चैलेंजेस और वो चीज़ें फेस ना करनी पड़ें जो आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। जी ठीक हो गया अली, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी अली की। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ पे वक्त ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिए।